अब आगे देखिए प्रदीपकर, गृधेर यंगलुकी रुगागमे अभ्यासस्य कृते लंगी सिपि। अब ये धातु है, धातु से हम कोई भी लकार ला सकते हैं, तो लंग लकार ले आए अनद्यतन भूत की विवक्षा में, लंग के स्थान में सिप कर लिया, सिप के परे रहते शब आया, शप प्रत्यय आया, शप का लुक हो जाएगा। ठीक है, शब का लुक क्यों हो जाता है यंग लुक में? भाई अदादि गण में और यंग लुक से उत्तर शब का लुक हो जाता है ना। धातु पाठ से कल ढूंढ के लेके आना खुद। ठीक है, शब लुक हो गया। अब याद नहीं आया? नहीं आया अभी तक याद? चरकरित संज्ञा नहीं की हुई यंग लुक की, और धातु पाठ में चरकरितम च नहीं पढ़ा हुआ अदादिगण में? देखना, अदादिगण के अंतिम अंतिम में मिला है ना, अथ त्रयः परस्मै भाषाः, वहां पर 73 नंबर चरकरितम च। चरकरित अर्थात यंगलुक, यंगलुक को भी अदादि के अंतर्गत ही माना जाता है। तो जब यंगलुक को अदादि के अंतर्गत चरकरित नाम से ग्रहण कर लिया, तो जैसे अदादि से उत्तर शब का लुक होता है, वैसे किससे उत्तर भी होगा? चरकरित संजक जो भी यंगलुक है उन सबसे उत्तर भी शब का लुक। धातु रीति पढ़ चुके हो ना? पढ़ रहे हो? और धातु नहीं भी तो ये तो बहुत पहले से आ जाता है। यंग लुक तो प्रयोग बनाए ही होंगे कितने सारे, ऐसे हो ही नहीं सकता। ध्यान नहीं आ रहा होगा आपको कि प्रथमावृत्ति में भी यंग लुक के प्रयोग है बहुत सारे। भाई ये सारे सूत्र आपने पढ़े ही होंगे ना, गुणो यंग लुको हो आदि प्रथमावृत्ति में भी तो पढ़े होंगे। चेचीयते, लोलूयते, फिर यंग लुक के उदाहरण जो हवीति आदि। तो जो हवीति आदि पढ़ लिए, रो रवीति पढ़ लिए, तो इसका मतलब चरकरितम तो पढ़ा ही होगा। चलिए अच्छा, कहाँ पहुंचे हम? जर गृध शप था, लंग था, शप का जो है वो चरकरितम च कह करके और फिर अधिप्रभृतिभ्य शपः से लुक हो गया। तो ये क्या बचा आपका? जर गृध सिप। अब कहते हैं गुण रपरत्व सीलोप भषभाव जश्त्व रुत्व रलोप दीर्घत्वेषु रूपम, इतने कार्य होंगे, फिर आपका रूप बन जाएगा अजरखाह। कीजिए एक एक कार्य। सबसे पहले कह रहे हैं गुण करो। जर गृध है ना, तो जर गृध को गुण कर लिया। पुगंत, गुण तो पुगंत लघु पद से ही प्राप्त है ना, सिप के परे रहते। तो गुण किया तो गर्ज हो गया। फिर आगे रपरत्व, रपरत्व हो कर ही लिया। फिर सीलोप, सीलोप करेंगे। सी का सीलोप कैसे होगा? पहले सी का इकार का लोप होगा इतश्च से। अब बचा या अटागम हो गया है जर गर्द, जरगर्द सिप का स है, तो स का लोप आप कैसे कर सकते हो यहाँ पर? हाँ, किन से, कौन से सूत्र से? संयोगान्तस्य लोपः पा रहा है, संयोगांत पद का लोप हो जाता है, इतना ही अर्थ है ना। संयोगान्तस्य लोपः, संयोगांत पद का लोप हो जाता है। लेकिन राजसस्य नियम कर रहा है, पर ये रेफ से उत्तर तो है नहीं, तो इसलिए लग सकता है संयोगान्तस्य लोपः। अब बचा आपका अर्ज, अजरगर्द, अजरगर्द। तो इसके बाद सी लोप के बाद भष भाव कह रहे हैं, भष पाएगा। भष कौन से सूत्र से होता है? एकाचो बशो भष झषन्तस्य स्थो हो। वो क्या कहता है? धातु का अवयव, अवयव जो एक अवयव एकाच जो कि कैसा होना चाहिए? झषंत होना चाहिए। तो ध झष में आ रहा है झषंत। उसका अवयव जो बश, बश माने ग, इसको होगा भष।
भश का मतलब होता है प फ ब भ, चतुर्थ वर्ण। तो चतुर्थ वर्ण करोगे तो ग को क्या हो गया, घ। ठीक है, तो ये बन गया अजर घर्द, घर्द। ठीक, उसके बाद जश्तु करना है, तो जश्तु करेंगे तो जश, तो यहाँ पे पदांत जश भी प्राप्त है। क्या प्रयोग बनाना है आपको, तो जश किया तो ध को क्या हो गया, द। जश करेंगे तो ध को द होगा ना, झलाम जशो, अंते से ध को द कर लिया आपने। अब ये जश्त्व रुत्व रलोप, रुत्व करना है। अब रुत्व कौन से सूत्र से प्राप्त है यहाँ पे, तो इसी पाद में 8-2 के कार्य हो रहे हैं ना यहाँ पे, संयोगान्तस्य लोपः और झलाम जशवंते काचो बशो बशादि। तो अब यहाँ पे एक सूत्र है दश्च, जो कि रुत्व कर रहा है। दश्च में सिपी धातु रुर्वा की अनुवृत्ति है पूरे ही सूत्र की। तो ये कह रहा है कि दकारांत जो धातु पद है उसको रु आदेश विकल्प से हो जाता है। दकारांतस्य धातुः पदस्य सिपि परतो रुर्भवति, सिप के परे रहते, तो सिप तो लुप्त हो चुका है लेकिन उसको हम प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम से देख सकते हैं। तो सिप के परे रहते ये दकारांत धातु पद है, पद है ना, ये पद कैसे है, हाँ पद कैसे है ये, हाँ तिङन्त होने के कारण से पद है। ठीक है, दकारांतस्य धातुः पदस्य, क्योंकि और कोई तो तरीका नहीं है ना इसके पद होने का, यही है एक। दकारांतस्य धातुः पदस्य सिपि परतो रुर्भवति दकारो, एक पक्ष में दकार ही रहता है और एक पक्ष में दकार को रेफ हो जाता है। तो जिस पक्ष में रू हो जाएगा उस समय की स्थिति हम देख रहे हैं। द को क्या हो गया, रू, रू का रेफ बचा। अब ये जो रेफ है कुल मिला के क्या बन गया, देखिए अजर, अजर घर, ध को द, द को र, दश्च सूत्र से। अब रुत्व होने के बाद कहते हैं कि फिर हमें रोरी से लोप करना है, यहीं पे मुख्य बात है। क्योंकि देखिए जिज्ञासु ने कहा था कि रोरी लोप तो पदांत को होता है। समाधाता कहता है कि जो है वो अजरघा वैयाकरणों का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। थोड़ा इसमें बहुत सारे कार्य हो रखे हैं ना, तो ये बहुत पूछा जाता है अजरघा। जैसे अचीकमत प्रसिद्ध उदाहरण है ना कि अचीकमत वैयाकरणों को पता ही होना चाहिए, नहीं पता तो इसका मतलब जो है वो ठीक नहीं पढ़ा। ऐसे ही अजरघा ये प्रसिद्ध प्रयोग है, अजरघा अचीकमत। कहते कि मतलब पहले जैसे यही पढ़ाई मुख्य होती थी ना, तो उस समय जैसे लोक कहावत कुछ प्रचलित हो जाती है, तो ऐसे लोक कहावत है कि अजरघा अचीकमत जिसको नहीं पता उसको अपनी कन्या नहीं ब्याहनी चाहिए। इसका मतलब पढ़ा लिखा ही नहीं है फिर। तो अजरघा, अजरघा में जिज्ञासु ने क्या कहा था, रोरी, रोरी के लिए कहा था कि रोरी लोप। समाधाता ने कहा कि हम रोरी कर लेंगे, कहाँ पर, कर्तृर्थम हर्तृर्थम में, जो त के बाद 2 रेफ है उसमें से एक का लोप करने के लिए रोरी लोप कर लेंगे। जिज्ञासु ने कहा था कि ये तो पदांत को ही होता है। समाधाता ने कहा पदांत को नहीं मान सकते, क्योंकि इसी रोरी से ही तो आपको अजरघा बनाना है। देखिए अब यहाँ पे जिस रेफ का आप लोप करने जा रहे हैं, जिसके परे रहते करने जा रहे हैं, उसको तो आप फिर भी पदांत कह सकते हो किसी तरह, लेकिन जो पहले वाले का लोप करने जा रहे हो वो तो पदांत नहीं है। ठीक है, तो पदांत रेफ का लोप करता है, रोरी ऐसा कहोगे तो अजरघा नहीं बन पाएगा। देखिए यहाँ रोरी लग गया, रोरी होकर के पहले रेफ का लोप हुआ तो अजरघर ऐसे रहा। ठीक, अब एक रेफ का लोप हो चुका है ना, तो रेफ का लोप होने पर ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो नह, पूर्व वाले
अण को माने अकार को क्या हो गया, दीर्घ, अजरघार ऐसे रहा, और अंतिम वाले रेफ को तो फिर विसर्ग हो ही जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अजरघाह। तो ये इतने सारे कार्य अजरघा में होने, इनको विशेष दिखाना था रोरी। ठीक, तो इस उदाहरण को दिखा करके समाधाता ये कहना चाहता है कि रोरी का उदाहरण अजरघाह भी है, इसलिए वहां पे आप पदांत से आ रहा है, अनुवृत्त हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते, नहीं जान सकते। और जब पदांत से नहीं है तो कर्तृर्थम में भी रोरी हम लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं आएगा। ठीक है, जो आप दिखा रहे थे कि उरण रपरह में हमें संदेह है, जिज्ञासु ने कहा था ना उरण रपरह में हमें संदेह है, कौन से अण से, तो समाधाता ने कहा था कि पर वाले अण तो मिलेंगे ही नहीं, तो जिज्ञासु ने दिखा दिया था कि पर वाले अण मिल तो सकते हैं। ठीक है, पर वाले अण मिल तो सकते हैं, जैसे कि कर्तृर्थम हर्तृर्थम में होगा। तो यहाँ पर जिज्ञासु ने संदेह बना दिया ना कि कर्तृर्थम हर्तृर्थम पर वाला अण मिल रहा है, तो इसलिए संदेह है पर वाले नकार से अनुबंध, पर वाले नकार अनुबंध से अण प्रत्याहार लिया जाएगा या पूर्व वाले से। तो समाधाता ने कहा कि यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, रपरत्व कर भी लें तो जिज्ञासु ने अंततः क्या दिखा दिया कि फर्क पड़ेगा, आप हलो यमाम यमी लोपह से करेंगे तो भी फर्क पड़ेगा। तो समाधाता ने कहा कि ये नित्य लोप कर लेंगे रोरी, ठीक है, रोरी से नित्य लोप कर लेंगे। तो जिज्ञासु ने कहा कि वो तो पदांत है, तो लेकिन समाधाता की बात सिद्ध हो गई कि पदांत लोप नहीं है, तो पदांत नहीं है तो रोरी से हम नित्य लोप कर्तृर्थम हर्तृर्थम में कर लेंगे, तो इसलिए कोई दोष नहीं आएगा। पर वाला अण मिल भी गया तो यहाँ पर दोष नहीं है। यहाँ यदि इसको ले भी लिया जाए और इसको रपरत्व कर भी लिया जाए तो भी कोई दोष तो आ नहीं रहा। तो अब इसने जिज्ञासु दूसरा उदाहरण ढूंढ के लाया जहाँ पे उरण रपरह की अति प्रवृत्ति दिखा करके वो कोई दोष दिखा सके। कर्तृर्थम हर्तृर्थम में तो कुछ दोष नहीं हुआ ना। मान लीजिए उरण रपरह के अंतर्गत कर्तृर्थम वाला रेफ विहित हो भी गया और उसको रपर कर भी दिया गया तो भी रोरी से लोप हो गया, वही प्रयोग बना इष्ट जो बनना चाहिए था, इसलिए एक दोष के रूप में उसको नहीं दिखाया जा सकता। तो जिज्ञासु दोष दूसरा ढूंढ करके लाता है, यह तर्हि मातृणाम पितृणाम इति रपरत्वम प्रसज्जेत, कि यदि इसमें पर वाले अण हो गृहीत हो जाए ना उरण रपरह सत्र में, तो मातृणाम पितृणाम में दीर्घ होने यहाँ पे रपरत्व प्रसक्त होगा। मातृ और नाम री को दीर्घ करना है, ठीक है। मातृ मूल प्रातिपदिक है ना और पितृ मूल प्रातिपदिक है, नाम के परे रहते, सबको दीर्घ होता है तो इनको भी दीर्घ करना है। तो इनको जब दीर्घ करोगे तो उरण रपरह लगना चाहिए कि नहीं। रिवर्ण के स्थान में अण प्रसज्यमान ही रपर हो जाता है। अब अण रप विधि प्रसज्यमान अण रपर होता है और दीर्घ करना है हमें यहाँ, तो दीर्घ में तो आ ई उ आदि सब आते हैं ना, तो आ ई उ हाँ क्या कह रही है क्या कहना चाह रहे थे, कुछ नहीं। आ ई उ जैसे ये पूर्व वाले अण के वो है, उसी तरह से री इत्यादि भी तो है दीर्घ, ठीक है, तो वो भी अण है। पर वाले अण में वो भी आ रहा है, तो पर वाले अण में बाद वाला री दीर्घ री आ जाएगा, तो फिर उसको रपर करोगे तो मातृ नाम जो प्रयोग है आपका वैसा नहीं सुनाई पड़ेगा ना, थोड़ा कुछ अलग सुनाई पड़ेगा। ये जिज्ञासु दोष के रूप में यहाँ कहना चाहता है। यह तर्हि मातॄणां पितॄणां इति रपरत्वं प्रसज्येत। समाधाता ने कहा आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति नात्र रपरत्वं भवति इति यदयं रीत धातुः इति धातु ग्रहणं करोति। जिज्ञासु ने दोष दिया है ना कि मातृनाम पितृनाम में अगर उरण रपरह में पर वाला अण ले लिया जाए, पर वाले नकार से अण प्रत्याहार को ले लिया जाए तो मातृनाम पितृनाम में रपर होने लगेगा, ये दोष दिखाया। तो समाधाता ने कहा कि नहीं, यहाँ नात्र रपरत्वं भवति इति आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति, यहाँ रपरत्व नहीं होता है, ये आचार्य की प्रवृत्ति ही हमें बताती है।
कौन सी प्रवृत्ति? तो कहा यदयम रीत इद धातु इति धातु ग्रहणम करोति। रीत इद धातु में आचार्य ने धातु ग्रहण किया है। री वर्णांत धातु को इकार आदेश कर रहे हैं। तो जिज्ञासु ने कहा कथम कृत्वा ज्ञापकम, कि इस रीत इद धातु हो के धातु ग्रहण से कैसे ज्ञापित हो गया कि इस तरह के स्थलों में मातृनाम इत्यादि में उरन रपर लग करके रपर नहीं होगा, कैसे पता चला, कैसे ज्ञापक हुआ? कथम कृत्वा ज्ञापकम समाधाता धातु ग्रहण से तत् प्रयोजनम इहमाभूत मातृनाम पितृनाम इति। कहते हैं कि देखो रीत धातु सूत्र का जो धातु ग्रहण है वो इसीलिए तो है ना कि मातृनाम पितृनाम आदि में इकार आदेश ना होने लग जाए, नहीं तो वहां पाता फिर। ठीक है, यदि धातु ग्रहण ना करते तो दीर्घ रीकार को इकार आदेश होता है, तो जहां भी दीर्घ रीकार मिलता उसको इकार आदेश होने लगता है। तो कह रहे हैं धातु ग्रहण का यही तो प्रयोजन है, मातृनाम पितृनाम इत्यादि में इकार आदेश ना हुआ करे। यदि छात्र रपरत्तम स्यात्, कि देखो यदि मातृनाम प्रयोग में पहले से ही जो दीर्घ रीकार विधान होता है, ह्रस्व रीकार के स्थान में जो दीर्घ रीकार होता है नामी सूत्र के अनुसार, ठीक है, यदि वो पहले से ही उरन रपर लग करके रपर हो जाया करे, ठीक है, तो फिर क्या होगा? यदि छात्र रपरत्वम स्यात् धातु ग्रहणम अनर्थकम स्यात्, यदि यहाँ रपरत्व यदि हो जाए तो धातु ग्रहण अनर्थक होगा। कैसे? रपरत्वे कृते अनन्त्यत्वाद् इत्थं न भविष्यति। कह रहे हैं कि रपरत्व यदि हो जाए तो मातृ दीर्घ री और फिर एक र, ये सुनाई पड़ेगा, है ना, नाम परे है और उसके पूर्व में क्या है? मातृ दीर्घ वाला री और फिर रेफ भी है। तो कह रहे हैं कि यदि रपरत्व हो जाएगा तो अनन्यत्वादित्वम न स्यात्, अनन्य होने के कारण से इत्तो होगा नहीं, क्योंकि री को इकार कहा है ना, और अलंत्य से लग जाएगा तो जो री को इकार कहा जा रहा है वो अंत्य जो री होगा उसी को होगा। यहाँ तो अंत्य री है नहीं मातृ में, यदि रेफ भी हो जाया करे साथ में तो इत्तु तो पा ही नहीं रहा था। जब इत्तु होगा नहीं तो फिर धातु ग्रहण की आवश्यकता क्या है यहाँ पर, है ना, अपने आप से ही इत्तु नहीं हो पा रहा था अनंत्य होने के कारण से, फिर भी तो फिर उसको धातु को हटाने के लिए नहीं, मातृ आदि में इत्व को हटाने के लिए धातु ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं थी। पश्यति तो आचार्य, लेकिन आचार्य देखते हैं नात्र रपरत्वम भवति इति, कि यहाँ रपरत्व होता नहीं है, ततो धातु ग्रहणम करोति, इसलिए धातु ग्रहण कर रहे हैं कि जिससे रीकारांत धातुओं को ही इकार हुआ करे, मातृ आदि जो दीर्घ रीकारांत हैं उनको इकार आदेश ना हुआ करे। तो जिज्ञासु कहता है कि अच्छा ऐसी स्थिति है कि आप धातु ग्रहण से ज्ञापित कर रहे हैं कि मातृनाम पितृनाम इत्यादि में रपरत्व नहीं होता है, तो फिर यहाँ भी तर्हि न प्राप्नोति चिकीर्षति जिहीर्षति इति। चिकीर्षति जिहीर्षति प्रयोग आप जानते हैं ना। तो प्रदीप देखिए, धातु ग्रहणेन हि लिंगेन अधातोरेव रपरत्वं निवर्तितम्, धातोस्तु रपरत्वे सति अनन्यत्वान्न प्राप्नोति इति प्रश्नः। जिज्ञासु कहता है कि यहाँ भी नहीं पाएगा, चिकीर्षति जिहीर्षति में क्या नहीं पाएगा? रीत धातु हो करना तो है ना, चिकीर्षति बिना उसके नहीं बनेगा। देखो क्रीसन, तो सबसे पहले इठ पाता है, अर्धातु का सेठ बला दे है, लेकिन क्री धातु अनिठ है तो इसलिए मना हो जाता है। किससे मना हो जाएगा? एकाच उपदेशेनुदात्तात्। चलो, तो इट मना हो गया। फिर सन के परे रहते गुण पाएगा ना, सन अर्धातुक संजक है तो सार्धातुक अर्धातुक योः से गुण पा रहा है, उस गुण का भी निषेध हो जाएगा। क्यों? क्या कहता है? इगंत धातु से उत्तर झलादि सन। आप ठीक नहीं बोल रहे। इको झल, अग्रिम सूत्र क्या है? हाँ, हलंताच्य का अर्थ बोल रहे थे। हम इको झल लगा रहे हैं, केवल हलंताच्य नहीं लगा रहे ना। इगंत धातु से उत्तर झलादि सन कित्वत, तो कित्वत हो गया तो किंगिति च से गुण निषेध।
ठीक है, तो इट पाया उसका निषेध हो गया, गुण पाया उसका निषेध हो गया। अब क्री सन इतना रहा। अब क्री के री को दीर्घ होगा कौन से सूत्र से? अज्जनगमाम सनी, मतलब चलो कोई, अज्जनगमाम सनी, अजंत धातु को सन के परे रहते दीर्घ, तो अजंत में भी अंतिम अच को होगा ना, तो री को दीर्घ हो गया, तो क्रीस ऐसा बन गया। ठीक है, अब ये दीर्घ ऋकारांत धातु है ना, इस दीर्घ ऋकारांत धातु को रीत इत धातु सूत्र से इकार आदेश कर लिया, तो क्या बना? किर स। तो रीत इत धातु करना पड़ रहा है ना यहाँ पे, यही मुख्य बात है। ठीक है, फिर तो आगे वो रूपधाया दीर्घ आदि होकर के कीर, और फिर अभ्यास में ची कुहुश्चु होकर के, ठीक है, चिकीर्ष धातु आदेश प्रत्यय हो करके और शक्ति पा करके चिकीर्षति। मुख्य बात यह है कि हमें यहाँ पे क्या किसकी आवश्यकता पड़ रही है? रीत धातु की आवश्यकता पड़ रही है। रीत धातु से ही इकार आदेश यहाँ पे किया है। लेकिन आप तो क्या कह रहे थे कि धातु ग्रहण सामर्थ्य से ये पता चलता है, धातु ग्रहण सामर्थ्य से ये पता चलता है कि नात्र रपरत्तम भवति मातृनाम पितृनाम आदि में। माने धातु ग्रहण का प्रयोजन आपने दूसरी जगह दिखा दिया कि धातु ग्रहण का जैसे अपना तो कोई प्रयोजन ही नहीं है, वो केवल ये बताने के लिए है कि मातृनाम पितृनाम इत्यादि में इकार ना हो, है ना, ये दिखा दिया। लेकिन उसी को प्रदीपकार कह रहे हैं, देखिए, धातु ग्रहणेन ही लिंगेन अधातोरेव रप्रत्तुम निवर्तितम, कि धातु ग्रहण का प्रयोजन मात्र कितना हो गया कि अधातु वाले जो दीर्घ ऋकारांत शब्द हैं, जो धातु भिन्न दीर्घ ऋकारांत शब्द हैं, वहाँ पे इस सूत्र से इकार आदेश ना हुआ करे, इतना बताने के लिए ही आपने धातुओं का को माना है ना। तो इसका मतलब तो फिर क्या हो जाएगा? धातोस्तु रपरत्वे सति अनन्यत्वान्न प्राप्नोति। जब धातु को रपरत्व होगा, धातोस्तु रपरत्वे सति, धातु को रपरत्व होने पर तो अनंत्यत्वात् न प्राप्नोति, अनंत्य होने के कारण से फिर नहीं पाएगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि क्री धातु को जब आपने दीर्घ किया था तो वहाँ पे भी तो री को दीर्घ किया ना, री को दीर्घ किया, री को दीर्घ किया माने रिवर्ण के स्थान में अण प्रसज्यमान हुआ। री के स्थान में री ही करोगे दीर्घ, लेकिन वो दीर्घ री भी तो पर वाले अण में आ रहा है ना, और उरण रपरह पे अभी बात चल रही है कि ये पर वाला अण है कि नहीं। तो यदि पर वाला अण है तो फिर जो दीर्घ रीकार विधीयमान है वो क्या होना चाहिए था? रपर। तो यहाँ पर भी जब क्री को दीर्घ करोगे तो दीर्घ ऋकार तो आएगा ही, साथ में रेफ भी आएगा। ठीक, तो अब ये धातु भी दीर्घ ऋकारांत तो रही नहीं, दीर्घ ऋकारांत रही नहीं। अज्जनगमाम सनी से दीर्घ कर लेने के बाद साथ में उरण पर लग के रेफ भी आ गया, तो अब यहाँ पर भी आप रीता धातु हो कैसे लगाओगे? ठीक है, अब ये भी नहीं कह सकते धातु ग्रहण सामर्थ्य से, क्योंकि धातु ग्रहण तो आपने दूसरी जगह प्रयोग कर दिया। किस लिए प्रयोग कर दिया? प्रदीपकार देखिए, धातु ग्रहणेन ही लिंगेन धातोरेव रप्रत्तम निवर्तितम। धातु ग्रहण लिंग से अधातोरेव रप्रत्तम निवर्तितम, अधातु जो था उसका रपरत्व आपने हटाया है कि अधातु वाले स्थल में रपरत्व नहीं होता। इतना ही ज्ञापित किया ना कि मातृनाम पितृनाम आदि में जब री को दीर्घ करोगे तो वहाँ साथ में रेफ नहीं आएगा, इतना ज्ञापित किया है आपने। धातु में भी जब री के स्थान में दीर्घ री करोगे वहाँ भी रन रपरह नहीं लगेगा, ये तो आपने ज्ञापित नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ तो जब अज्जनगवाम सनी लगाओगे तो साथ में री के स्थान में दीर्घ री तो होगा, साथ में रेफ भी आएगा, और जब रेफ आएगा तो अब री तई धातु नहीं लगा सकते ना, कि अज्जनगमाम सनी में जो री को दीर्घ होगा तो वो रपर भी होने लगेगा, वो रपर होगा, ये नहीं ज्ञापित किया आपने। री तई धातु हो के धातु ग्रहण से केवल कितना ज्ञापित किया है? मातृनाम आदि स्थलों में जब री को दीर्घ करोगे तो रन रपरह नहीं लगेगा,
इतना जापित किया, लेकिन धातु वाले स्थल में भी रपर नहीं होगा, ये तो आपने जापित नहीं किया, तो यहाँ रपर होगा और यहाँ रपर होगा, तो फिर रीतैः धातुः के उदाहरण क्या बचेंगे? रीतैः धातुः मातृनाम में नहीं लगा है ना, क्योंकि जापित हो गया धातु ग्रहण से। लेकिन यहाँ पर भी नहीं लग पाएगा अब, क्योंकि यहाँ पे भी दीर्घ ऋकारांत धातु मिलेगी नहीं। अज्जनगमाम सनी तो पहले ही लगा रहे हैं ना, दीर्घ करेंगे, क्योंकि यदि अज्जनगमाम सनी ना लगाएं तो भी ये सूत्र की शर्त नहीं घट रही, क्योंकि इसको दीर्घ ऋकार चाहिए, और यदि अज्जनगमाम सनी पहले लगा लिया तब फिर ये सूत्र लग नहीं पाएगा, क्योंकि उसने साथ में रपर भी कर दिया, तो दीर्घ ऋकारांत धातु नहीं बची, तो दीर्घ ऋकारांत के तो कोई उदाहरण ही नहीं बचेंगे। हाँ, तो जिज्ञासु कहता है इहापि तर्हि न प्राप्नोति, यहाँ पर भी क्या नहीं पाएगा? रीतैः धातुः नहीं पाएगा, क्योंकि अंत में तो फिर रेफ दिख रहा है, दीर्घ ऋकारांत धातु नहीं मिली, तो इसलिए यहाँ भी नहीं हो पाएगा। चिकीर्षति जिहीर्षति। समाधाता कहता है माँ भूदेवम उपधायाश्चित्येवं भविष्यति, कि अच्छा चिकीर्षति प्रयोग बनाना ही तो अभिष्ट है ना आपको, ये थोड़े जरूरी है कि आप जो है वो इकार आदेश रीतैः धातुः सूत्र से ही करें। रीतैः धातु का ही अग्रिम सूत्र है उपधायाश्च, उससे कर लीजिए। वो क्या कहता है कि जिस धातु के उपधा में दीर्घ री हो उसको भी इकार आदेश हो जाता है, उस उपधारी को भी दीर्घ, उस उपधारी को भी क्या हो जाता है? इकार आदेश हो जाता है उपधायाश्च सूत्र से। तो आपका क्री और रेफ ऐसे था ना, तो ये पूरी धातु ही मानी जाएगी क्री रेफ सहित, क्योंकि रेफ तो एक तरह से क्या बोलोगे इसको, आगम के रूप में आ गया है, ऐसा कह लीजिए। रपर विधान किया गया है ना, री के स्थान में विधीयमान अण रपर हो जाता है, तो ये धातु का अंग ही बन करके आया है, तो अंग ही बन के आए तो पूरी धातु है रेफांत धातु, तो रेफांत धातु है तो धातु की उपधा में दीर्घ ऋकार है, ठीक है, इसलिए उपधायाश्च सूत्र की प्रवृत्ति हो सकती है, उसकी प्रवृत्ति हो करके हम इकार आदेश करा लेंगे तो चिकीर्षति रूप बन जाएगा, ठीक है।